हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम लोगों ने करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट के बारे में बताया था और जिस करंट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें कल हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सर्वे के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सर्वे के बारे में। आज जो पहला सर्वे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें दिया गया है व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18 के बीच में। देखो, इसमें दिया गया है, इस रिपोर्ट को 7 अक्टूबर 2019 को, किस डेट को, तो 7 अक्टूबर 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसको नाम दिया गया है CNNS, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016 से 18। इस सर्वे को प्रस्तुत करने वाले में जो संस्थाएं शामिल हैं, इसमें PGI है, कहाँ की, चंडीगढ़ की। और कौन शामिल है, तो कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल शामिल है, यूनिसेफ शामिल है और कुछ अन्य विकास भागीदार आपस में मिल करके CNNS रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016 से 18। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है कि भारत में 5 से 9 वर्ष तक के बच्चे और 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों में पोषण की स्थिति क्या है। तो आइए देखते हैं कि CNNS रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में हम लोगों ने देखा कि 5 से 9 वर्ष तक के बच्चे और किशोर में 10 से 19 तक के बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की स्थिति एवं गंभीरता का आकलन करना है। दूसरा सबसे खास बात यह है कि स्कूली उम्र के बच्चों एवं किशोरों में गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों का आकलन करना है। तीसरी खास बात यह है कि बच्चों एवं किशोरों में कुपोषण के दोहरे बोझ की व्यापकता का अनुमान लगाना है। अब मेन निष्कर्ष क्या निकल कर के आया है, तो प्रमुख निष्कर्ष अगर हम लोग इसके देखें तो देखिए, यहाँ 5 से 9 वर्ष तक के बच्चे और 10 से 19 तक के बच्चों में, 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों में गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा बढ़ रहा है। दूसरी खास बात यह है कि स्कूली बच्चों, किशोरों में से 1% बच्चों में मधुमेह, 3% स्कूली बच्चे व 4% किशोर उच्च कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त पाए गए। उसके बाद अगला है, देश में 5 वर्ष से कम आयु के 35% बच्चे स्टंटिंग, 17% बच्चे वेस्टिंग से ग्रस्त हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के 33% बच्चे अल्प वजन वाले भी पाए गए। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि देखो, जो 5 वर्ष से कम आयु के 35% बच्चे हैं, इनमें स्टंटिंग की समस्या है, 17% बच्चे वेस्टिंग से ग्रस्त हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के 33% बच्चे अल्प वजन वाले हैं। यानी कैसे हैं, जो अल्प वजन वाले हैं, यानी अंडरवेट में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टंटिंग क्या होता है और वेस्टिंग क्या होता है। पहले इसको देखते हैं। तो जब भी पोषण के पैमाने जारी किए जाते हैं तो उसमें 3-4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। पहला उसमें मामला होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण का एग्जैक्ट मतलब ये होता है, अल्प पोषण का मतलब ये होता है कि जब जितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता हो उससे कम भोजन अगर उसको मिल पाए, उससे कम पोषण अगर मिल पाए, तो उसे अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड वेस्टिंग। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के वह बच्चे जिनका वजन ऊंचाई की तुलना में कम है, यानी हाइट की तुलना में, ऊंचाई की तुलना में उनका वजन कम हो जाए, तो उनको क्या कहा जाता है, वेस्टिंग कहा जाता है, चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। और ये तीव्र कुपोषण को प्रदर्शित करता है। दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के वह बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से ऊंचाई कम है, यह दीर्घकालिक कुपोषण को प्रदर्शित करता है। और एक और पैमाना होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाल मृत्यु दर।
बाल मृत्यु दर का मतलब होता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु की जो दर होती है। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक चाइल्ड वेस्टिंग याद रखना है और दूसरा आपको चाइल्ड स्टंटिंग याद रखना है। तो वेस्टिंग का मतलब हो गया कि वजन ऊंचाई की तुलना में कम हो, यानी जितनी उनकी हाइट बढ़ती जा रही है उस तुलना में उनका वजन नहीं है। और दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब हो गया कि उम्र के हिसाब से ऊंचाई क्या हो रही है उनकी, कम है। तो इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। आप देखो, जो बिहार राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और यूपी, यहां पर स्टंटिंग का प्रसार सबसे अधिक हुआ है, यानी स्टंटिंग का मामला बहुत तेजी से बढ़ा है। गोवा और जम्मू कश्मीर में स्टंटिंग का प्रसार सबसे कम है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, तो एमपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और जो झारखंड है, यहां पर वेस्टिंग का सर्वाधिक प्रसार हुआ है, जबकि मणिपुर, मिजोरम और उत्तराखंड में वेस्टिंग का सबसे कम शिकार हुआ है, यानी प्रसार कम है, केवल 6% तक मिला है। अब जो 24% किशोर हैं ये अपने उम्र से पतले हैं, दुबले पतले हैं, और 6% किशोर ऐसे हैं जो अधिक वजन वाले थे। 10 से 19 वर्ष के बच्चों में 10.5% बच्चे मधुमेह के कगार पर, प्री डायबिटिक, जिसका कारण था प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन एवं गतिहीन जीवन शैली का होना। मेन कारण क्या है बच्चों में डायबिटीज का होना, तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करना एवं गतिहीन जीवन शैली का होना, ज्यादा व्यायाम इत्यादि में शामिल ना होना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 0 से 4 वर्ष आयु के बच्चों की 30% माताएं, 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की 42% माताएं और 10 से 19 वर्ष की उम्र की 53% माताएं ऐसी थीं जो कभी स्कूल नहीं गई हैं। अब वैश्विक पोषण लक्ष्य 2025 निर्धारित किया गया है। ये क्या है, तो देखो, वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2025 तक 6 वैश्विक पोषण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और जो ये 6 वैश्विक पोषण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ये क्या है, तो पहला है स्टंटिंग के शिकार 5 से कम उम्र के बच्चों की संख्या में 40% की कमी करना है। दूसरा है प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामले में 50% की कमी करना है। तीसरा है जन्म के समय कम वजन वाले मामले में 30% की कमी करना है। नेक्स्ट है, चौथा है बचपन में अधिक वजन कम से कम हो। पांचवा है पहले 6 महीने में स्तनपान की दर को कम से कम 50% तक बढ़ाना है। और छठा है 5 से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग के मामले को 5% से कम करना है और इसे बनाए रखना है। तो ये वैश्विक पोषण लक्ष्य है जिसे 2025 तक विश्व के कई देशों को पूरा करना निर्धारित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगली रिपोर्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2019। देखो, 15 अक्टूबर 2019 को वैश्विक भूख सूचकांक 2019 जारी किया गया। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सूचकांक जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक संस्था है। ये कहाँ की है, तो ये आयरलैंड की एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है। और दूसरी है वेल्ट हंगर हिल्फ, ये कहाँ की है, तो ये जर्मनी की एक संगठन है, एक संस्था है। अगर हम लोग कंसर्न वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और ये मेन रूप से किस पे काम करती है, तो पॉवर्टी रिलीफ पर कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय डबलिन में स्टेब्लिश्ड है और ये विश्व के लगभग 50 देशों में काम करती है। यानी जो वैश्विक भूख सूचकांक है उसको जारी करने वाली संस्था में एक संस्था कौन सी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कहाँ की है ये, तो ये आयरलैंड की है। कब स्टेब्लिश हुई, 1968 में स्टेब्लिश हुई। किस पर काम करती है ये, तो पॉवर्टी रिलीफ पर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डबलिन में है। ये कितने देशों में काम करती है, 50 देशों में काम करती है। अगला जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, कब स्टेब्लिश हुई, 1962 में। ये भी कैसी है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन, जर्मनी में है। और इन्हीं दोनों संगठनों के द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक 2019 जारी किया गया है।
और इस वैश्विक भूख सूचकांक में हमारे भारत का जो रैंक आया है ये 102 पोजीशन है, 102 पोजीशन है। जो वैश्विक भूख सूचकांक है ये 4 संकेतकों पर आधारित होता है। इसमें कुल 4 इंडिकेटर शामिल किए जाते हैं। 4 इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर शामिल होते हैं? इसमें पहला इंडिकेटर होता है अल्प पोषण, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर चाइल्ड वेस्टिंग, फिर क्या होता है चाइल्ड स्टंटिंग, और चाइल्ड स्टंटिंग के बाद होता है बाल मृत्यु दर। तो चाइल्ड वेस्टिंग अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है कि ऊंचाई की तुलना में वजन का कम होना, और स्टंटिंग का मतलब होता है कि ऊंचाई कम होना उम्र के हिसाब से। ये बात समझ में आया। और उसके बाद बाल मृत्यु दर है, जो क्या होता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की दर को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। ये बात समझ में आया। अब हम देखते हैं भारत का स्थिति क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो भारत में भूख के स्तर को गंभीर यानी सीरियस करार दिया गया है। 2018 में भारत की रैंक 119 देशों में 103वीं थी, जबकि 2000 में देखा जाए तो भारत 83वें रैंक पे था 113 देशों में। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो भारत में इस सूचकांक में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2005 में जो हमारी रैंक स्कोर था वो 38.9 अंक का था, 2010 में 32 अंक का हुआ, और 2019 में हमें जो अंक मिला है वो 30.3 अंक मिला है। भारत में जो चाइल्ड वेस्टिंग के मामले हैं वो 20.8% हैं, और जबकि जो चाइल्ड स्टंटिंग का मामला है वो 37.9% का है। ये बात समझ में है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट है हमारे यहाँ, उस मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट के बारे में देखा तो जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट है 9.6% बच्चों में, 6 से 23 माह की उम्र के सभी बच्चों में अगर देखा जाए तो 9.6% बच्चे हैं जिनको न्यूनतम स्वीकार्य आहार यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट प्राप्त हो पाता है। अगर ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट यानी वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो वैश्विक परिदृश्य में कुल कितने देश 117 देश। शीर्ष रैंक वाले इन शीर्ष रैंक वाले 17 देश कौन कौन से हैं? तो ये सारे देश हैं जिनको आपको एक बार पढ़ लेना है केवल। इसमें आएगा बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, चिली, कोस्टारिका, क्रोशिया, क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत, लाटविया, लिथुआनिया, मॉन्टीनिग्रो, रोमानिया, स्लोवेनिया, टर्की, यूक्रेन और उरुग्वे। फिर 18वें नंबर पे ब्राजील, 19वें पे अर्जेंटीना और 20 पे कजाकिस्तान है। ये बात समझ में आया। 117वीं रैंक किसको मिली है? तो 117वीं रैंक मिली है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को प्राप्त हुई है। एक बात याद रखिएगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य को कौन सी रैंक मिली है? तो 117वीं रैंक मिली है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भारत को कौन सा रैंक मिला है इस बार? 102वां पोजीशन प्राप्त हुआ है, 102 अंक पर है, 102 रैंक है भारत का। एक और इंडेक्स देखते हैं, क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। 23 अक्टूबर 2019 को क्यूएस यानी क्वेरली साइमंड्स ने यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी किया है। इसमें पहला रैंक मिला है आईआईटी बॉम्बे को, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, तीसरा रैंक मिला है आईआईटी दिल्ली को, चौथा आईआईटी मद्रास को, पांचवा आईआईटी खड़गपुर, छठा आईआईटी कानपुर, सातवां दिल्ली यूनिवर्सिटी, आठवां हैदराबाद यूनिवर्सिटी, नौवां आईआईटी रुड़की और 10वां मिला है आईआईटी गुवाहाटी को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जिसमें से 2 हम लोगों ने हंगर के बारे में देखा है और एक किसके बारे में पढ़ा? क्यूएस इंडिया रैंकिंग के बारे में पढ़ा है। इसे आप लोग अच्छे से अपडेट कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।